गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आज हम नेशनल इनकम में देखेंगे वैल्यू एडिशन मेथड, मूल्य वृद्धि विधि या प्रोडक्शन मेथड भी हम इसको बोलते हैं, उत्पादन विधि। हम दो मेथड कर चुके हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अधिकतर उन दोनों का क्वेश्चन साथ में आता है, बट ये जो मेथड है हमारा, इसका क्वेश्चन इनसे अलग आता है। अधिकतर ये एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले न्यू यूज़र से मेरे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एडिशन मेथड या मूल्य वृद्धि विधि, इसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, उत्पादन विधि। इसका मतलब ये होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं, उत्पादन किया है, उनमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितनी मूल्य वृद्धि हुआ है। जैसे अगर एक किसान 100 रुपये के गेहूँ उगा रहा है तो हमारे तक उसकी जो ब्रेड बन के आ रहा है वो हमारा 100 रुपये का नहीं मिलेगा, हमें कुछ और ही रेट पे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उसमें कई ज़्यादा क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इस मेथड में हम केवल मूल्य वृद्धि लेते हैं। मूल्य वृद्धि का मतलब वैल्यू एडिशन। जैसे मान लीजिए अगर एक किसान है, उसने 100 रुपये के गेहूँ बेचे, मान लीजिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसने गेहूं बेचे आटे के मिल वाले को, उसने आगे जाके 300 रुपये की बेकरी वाले को जो है आटा बेचा। बेकरी वाले ने 500 रुपये की जो है आगे ब्रेड बना के जो है रिटेलर को बेची, और रिटेलर ने वही ब्रेड हमें 900 रुपये की दी। तो इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था, नेशनल इनकम में केवल कौन से गुड्स आते हैं, फाइनल, अंतिम वस्तु जिसे हम बोलते हैं। तो अंतिम कौन सा है हमारा, ये, क्योंकि ये हम कंज्यूम कर रहे हैं। बट नेशनल इनकम में क्या हो जाता है कि किसान ये सोचता है कि हमारे गुड्स भी क्या है, फाइनल है, जबकि उसने किसको बेचे, मिल वाले को। जो मिल वाला है अगर वो हमें आटा बेचता तो फाइनल गुड्स थे, मगर उसने बेचा बेकरी वालों को। बेकरी वाला अगर ब्रेड हमें डायरेक्ट बेचता तो फाइनल थे, बट उसने बेचा रिटेलर को। तो रिटेलर से हम पे फाइनल गुड्स पहुंच रहा है, तो नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाती है। तो उसको कैसे ठीक करते हैं हम, उसके लिए हमें 2 मेथड होते ठीक करने के। या तो हम वैल्यू एडिशन लेते, मूल्य वृद्धि लेते, या फिर हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स ढूंढ के उसी को क्या करते हैं, नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू एडिशन मेथड जो है हमारा, मूल्य वृद्धि विधि है, उसको हम अभी देखेंगे, जिसमें हम गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन ले रहे थे। हमने 3 तरीके से देखनी है नेशनल इनकम। इनकम मेथड में इनकम देखी हमने, जो कमा रहे हैं हम गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करने से। एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चा देखा, जो हम गुड्स सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं। अब वो गुड्स और सर्विसेज आ रहे कहाँ से, उनका रेट क्या है, कैसे वो बढ़ रहे हैं, वो चीज़ हम किस में देखेंगे, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक, तो अब जो है इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब होता है मूल्य वृद्धि। ठीक, मूल्य वृद्धि जो होती है हमारी, उसका एक फॉर्मूला, उसको हम GDP MP भी बोलते हैं। आप जो अभी तक दोनों मेथड है उसमें आपने GDP MP समझा है, तो GDP MP हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, मूल्य वृद्धि को। या इसकी लैंग्वेज में GVA MP भी बोलते हैं। GVA MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, या हिंदी में सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर। ठीक, वैल्यू एडिशन मतलब मूल्य वृद्धि, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, और या GDP MP भी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन में दोनों वर्ड में से कोई भी यूज कर सकता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उत्पाद का मूल्य, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इंटरमीडिएट कंजप्शन। बस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है लेस कर देंगे, मध्यवर्ती उपभोग लेस कर देंगे उत्पाद के मूल्य से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, GDP MP या GVA MP। और उसको नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचाना वो आपको पता है। ठीक, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो तो दूसरा फॉर्मूला लगता है, वो होता है सेल्स। तो सेल्स जो होती है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग,
प्लस डेल्टा स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। तो इन दोनों फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होता। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पाद का मूल्य गिवन ना हो तो हमने क्या लेना है, सेल्स और डेल्टा स्टॉक। या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा या फिर ये गिवन होगा, ठीक। तो अब हम इनके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट या उत्पाद का मूल्य। पहले ये ऊपर के दो फॉर्मूले लिख लेना, फिर मैं बताऊंगा। वैल्यू आउटपुट या उत्पाद का मूल्य का मतलब होता है सेल्स माइनस डेल्टा स्टॉक। सेल्स माइनस डेल्टा स्टॉक। तो जो सेल्स होती है हमारी, सेल्स का मतलब आपने सुना हुआ है 3 क्षेत्र होते हैं हमारे। कौन कौन से? प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र, और टेरिटरी तृतीयक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इन दोनों तीनों जो सेक्टर है हमारे, इनके द्वारा जितनी भी सेल्स की गई हो एक साल के अंदर फाइनल गुड्स की, चाहे वो हमारा सर्विस दे रहा है, चाहे वो गुड्स दे रहा है, अंतिम वस्तुएं जितनी भी उसने बेची होगी उसको हम क्या मानते हैं? सेल्स मानते हैं, ठीक। उसको हम क्या लेते हैं? सेल्स लेते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स क्या होती है? अब सेल्स को हम थोड़ा और आगे समझते हैं। सेल्स समझ के जो तीनों क्षेत्र है, अगर आपको क्वेश्चन में 3 सेक्टर दिए हुए हैं, ये तीनों सेक्टर दिए हुए हैं, तीनों क्षेत्र, और तीनों की सेल्स दी हुई है, तो तीनों को क्या कर देना? आपने ऐड कर देना है। समझ गए ये पॉइंट? अब जो है हमारा दूसरा जो पॉइंट है, सेल्स जो होती है हमारी फाइनल गुड्स की, या तो हम सेल्स करेंगे हाउस होल्ड को, मतलब गृहस्थ, किसी भी घर को सोल्ड कर रहे हैं सामान, या फिर हम सोल्ड कर रहे हैं टू फर्म या कंपनी। कंपनी को हम क्या कर रहे हैं? बिक्री। कंपनी को बिक्री कर रहे हैं, को बिक्री, कंपनी को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। या फिर हम करेंगे सेल्स टू गवर्नमेंट, सरकार को बिक्री, को की गई बिक्री। बिक्री किसको बेच रहे हैं हम? गवर्नमेंट को बेचेंगे। या फिर हम सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है शेष विश्व। हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी सेल्स ही होती है। अगर हम जो भी गुड्स उगाए, हमने क्या किया? परिवारों को बेचा, हाउस होल्ड को बेचा, या फिर हमने क्या किया? कंपनी को बेच दिया, या फिर हमने क्या किया? गवर्नमेंट को बेच दिया, या फिर हमने क्या कर दिया? इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। बेचा ही है ना। तो जो भी हमने बेचा एक फाइनेंशियल ईयर में, वो हमारी क्या होती है? सेल्स होती है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेल्स के ही पार्ट है, ठीक। अगर पेपर में आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया हो, ये जो हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, ये कौन सी सेल्स होती है? घरेलू, डोमेस्टिक, घरेलू। बट जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो कौन सी है? आपकी जो शेष विश्व को कर रहे हो, इंडिया के बाहर बेच रहे हो, तो वो क्या हो गई? एक्सपोर्ट हो गया। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हो तो इनसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर सेल्स ना दिया हो तो ये पॉइंट दिया होगा कि सोल्ड किया उसने ए को, सोल्ड किया फर्म को, तो इनको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। आगे समझ सेल्स होती क्या है। और डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है हमारा स्टॉक में परिवर्तन। तो वो आपको मैंने बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो दोनों का जो हमारा स्टॉक का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक। तो एक तरह से ये हमारा माल सूची निवेश होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। जो हमारा स्टॉक होता है डेल्टा स्टॉक, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये पता लग गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या? उत्पाद का मूल्य इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। समझ आ गया? तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, और अगर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, ये सेल्स है,
ये लास्ट में डेल्टा स्टॉक ऐड हो रखा है, इन दोनों को ऐड करके और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन होता क्या है। जो अब हमारा पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब मध्यवर्ती उपभोग। सिंपल भाषा में आप बोलो तो परचेज, जो भी आप कच्चा माल खरीद रहे हो ना, वो आपका क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। उसको हम वैल्यू ऑफ इनपुट, आगतों की कीमत भी बोल सकते हैं, या इंटरमीडिएट कंजप्शन मध्यवर्ती उपभोग भी बोल सकते हैं, या परचेज भी बोल सकते हैं, क्रय। ठीक, ये भी हम 3 सेक्टर किसी से भी खरीद सकते हैं। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टेरिटरी हो गया। हमारा तीनों जो सेक्टर है, प्राथमिक है, चाहे द्वितीयक है, चाहे तृतीयक है, तीनों सेक्टर से खरीद के फिर बना के क्या कर सकते हैं, आगे बेच सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये तीनों का क्या दिया हो, आपके इंटरमीडिएट कंजप्शन या आगतों की कीमत इनपुट दिया हो, तो आपने तीनों को ऐड करके कहाँ उठा के रख देना, इंटरमीडिएट कंजप्शन में। ठीक, और ये इसको ऐसे भी बोल सकता है जैसे परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, गृहस्थों से परचेज, गृहस्थों से क्रय। हाउस होल्ड से हमने कोई गुड्स या सर्विस लिए, या फिर परचेज फ्रॉम फर्म, किसी कंपनी से हमने क्या किया है, फर्म मतलब किसी कंपनी से हमने क्या किया, सामान खरीदा है। या फिर क्या, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से खरीदा है हमने, सरकार से क्रय किया है। या परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट, आयात। आयात मतलब शेष विश्व से हमने क्या किया, आयात किया है। तो जो हिंदी वाले उनके लिए समझ आ गया होगा। परचेज फ्रॉम हाउस पर गृहस्थ से क्रय, परचेज फ्रॉम फर्म या किसी उत्पादक से हमने क्रय किया है, या सरकार से क्रय किया है, या शेष विश्व आयात किया है। तो ये भी वही चीज़ें जैसा हमने सेल्स में देखा। अगर आपको ये चारों गिवन है, अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया हुआ तो आप इन चारों को ऐड करके यहाँ पे ले लेंगे। अगर दिया हुआ है तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे इनसे। तो कच्चा माल लिखा हो, रॉ मटेरियल लिखा हो, परचेज या वैल्यू ऑफ इनपुट लिखा हो, इंटरमीडिएट कंजप्शन या परचेज लिखा हो। परचेज कौन सा, गुड्स और सर्विस। अगर कहीं पे कैपिटल गुड्स लिखा हो, एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब पूंजीगत वस्तुएं, या परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं का क्रय, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आते। नेशनल इनकम में केवल गुड्स और सर्विस आते हैं। अगर कोई कैपिटल गुड्स लिखा हो, पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मान लीजिए उसने मशीन ली है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने मशीन ली है, तो वो एक कैपिटल गुड्स है, पूंजीगत वस्तु है, उससे वो गुड्स बनाएगा, तो उसको हम नेशनल इनकम में ले लेंगे। उसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसको लेंगे, तो वो तो डेप्शन हमें गिवन होता है, मूल्यह्रास दिया होता है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल किसकी बिक्री आएगी, वस्तु और सेवाओं की। अगर लिखा हो मशीन की बिक्री तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, मशीन की खरीद छोड़ देंगे। ठीक, अब सेल्स के लिए एक चीज और दी होती है कहीं पे, सेल्स का मतलब आप सब जानते हो, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितने प्राइस पे बेचा है इंटू कितनी क्वांटिटी बेची है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है प्राइस ऑफ इनपुट, जो इनपुट आउटपुट मतलब जो गुड्स हम बेच रहे हैं उनकी कीमत इतने की है। और फिर लिखा होगा आगत, वो उत्पादन की संख्या, 500 यूनिट बेची हमने। अगर 500 यूनिट बेच रहे हैं हम और 20 रुपए की एक है, तो मतलब हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं, 10,000 रुपये। ठीक, समझ गए। तो इसका मतलब अगर P इंटू क्यू, प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके भी हमारा क्या आता है, सेल्स आता है। तो यहां जाके हमारे मेथड खत्म है। सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर ये ना दिया हो तो सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस डेल्टा स्टॉक, बिक्री माइनस मध्यवर्ती उपभोग प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ये दो फॉर्मूलों में से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारे तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं।
आय विधि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि, और हमारा उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड जिसे हम जानते हैं उस नाम से। तो अगर इनको कोई डाउट निकलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों को अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम होती है कोई वर्ड समझने में तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो इसके बाद जो है आप क्वेश्चन इसके स्टार्ट करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे का कुछ पॉइंट देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू यूज़र सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।